ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 15 अव्यय या अविकारी शब्द। ओके, तो अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द है ना कि जिनके रूप में लिंग, वचन और काल के प्रभाव के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और काल के प्रभाव के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, विकार मीन्स क्या होता है, विकारी जो दिया है ना आपको अविकारी शब्द, तो अविकारी आ मतलब नहीं, विकारी मतलब परिवर्तन, जिसमें विकार परिवर्तन नहीं होता हो। ठीक है, तो अब देखिए अव्यय के भेद। अव्यय जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, परंतु इसमें एक भेद और जोड़ा गया है, निपात जिसे बताया गया है। ठीक है, तो 4 भेद कौन कौन से देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके, और फिर साथ ही निपात एक जोड़ा गया, जो मैंने आपको ही बताया। मुख्य रूप से 4 भेद है, परंतु एक निपात है जिसे भी अव्यय का भेद माना गया है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है क्रिया विशेषण। तो जैसा कि नाम से हमें समझ में आता है, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हों। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रेशमा वहां झाड़ू लगा रही है, जूही भीतर बैठी गीत गा रही है। अब यहाँ देखिए वहां और यहाँ भीतर, है ना, तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता है ना। झाड़ू लगा रही है तो कहाँ लगा रही है, वहां लगा रही, और वह गीत गा रही है ना, गाना गा रही है तो कहाँ, भीतर गा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी क्रिया की विशेषता है ना, क्रिया की विशेषता बता रही है ये। अब देखिए इसमें क्रिया विशेषण के भी भेद बताए गए हैं यहाँ पर, तो इसके भी 4 भेद हैं। पहला क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ओके, तो इन डिटेल्स को जो है, इनके भेद को जो है आप इन्हें पढ़ेंगे। ओके, और खुद से आप इसे रीड करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर का। तो संबंध बोधक, जैसे यहाँ नाम से पता चल रहा है ना, संबंध बताना, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द जो हैं वह कहलाते हैं संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं ना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उसे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं भी, है ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप भी कभी मार्केट जाते हैं, है ना, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं फ्री मिलती हैं, तो आपको वो फ्री चीज़ें जो है ऐसे ही नहीं दी जाती जब तक आप वह सामान नहीं खरीदेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे साबुन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर साबुन के साथ ये पेंसिल फ्री है, तो आपको ये पेंसिल ऐसे ही नहीं मिलेगी जब तक आप ये साबुन नहीं खरीदेंगे, है ना। तो साबुन के साथ एक पेंसिल जो है वह फ्री मिल रही है, तो इसका संबंध किससे है, देखिए साबुन के साथ पेंसिल का संबंध है यहाँ पर, क्योंकि यह आपको अकेले नहीं मिलेगी पेंसिल। ठीक है ना, तो साबुन के साथ किसका संबंध है यहाँ पर, पेंसिल का, है ना। तो ये संज्ञा शब्द है, साबुन और पेंसिल है ना। संज्ञा शब्द में क्या है, ये वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, छत के ऊपर बंदर बैठा है। अब यहाँ देखिए छत के ऊपर, है ना, तो ये बंदर है, जो इसका बेस क्या है, यहाँ पर किसके ऊपर बैठा है, ये छत पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका बेस क्या है, यहाँ पर संबंध किससे है कि वह छत के ऊपर बैठा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, चोर के पीछे लोग भाग रहे हैं, है ना। किसके पीछे लोग भाग रहे हैं, चोर के पीछे भाग रहे हैं, तो ये दोनों में कुछ संबंध होगा, है ना। ये संज्ञा है ना, संज्ञा शब्द है, व्यक्ति के नाम है, चोर जो है वह एक व्यक्ति है। ओके, और इन्हें क्या कहते हैं, हम परसर्ग भी कहते हैं, है ना। जो अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करे उन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों में ही किया जाता है ना। जैसे सामने, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, ये क्या है, ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण में भी किया जाता है और संबंध बोधक दोनों रूप में ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, थर्ड नंबर है समुच्चय बोधक,
है ना। समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है कि दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को जोड़ना, है ना। दो शब्दों को या दो वाक्यों या वाक्यांश को जोड़ने वाला शब्द जो है वह समुच्चय बोधक कहलाता है ना। जैसे दो नाम हैं तो हम कंटिन्यू नाम नहीं लेंगे, हम बीच में क्या शब्द यूज करेंगे, और, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया रोहन और रविंद्र मित्र हैं, तो यहाँ पर और शब्द का जो प्रयोग किया है यह क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। हम ये नहीं बोलेंगे कि रोहन रविंद्र मित्र हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, करेक्ट वाक्य क्या होगा इसमें, करेक्ट सेंटेंस, रोहन और रविंद्र मित्र हैं। फिर नेक्स्ट है हर्ष बहुत पढ़ा लेकिन अंक कम आए। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। हर्ष बहुत पढ़ा पर अंक कम आए, यदि हम ऐसा बोलेंगे तो ये रॉन्ग होगा ये सेंटेंस। तो हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, लेकिन। ओके, तो ये क्या है, इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है इन दो वाक्यों को। ठीक है, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है ये क्या, लेकिन। फिर है तुम कहोगे तो दीदी मेला देखने चलेंगी। तो यहाँ पर देखिए तो का यूज हुआ है ना यहाँ पर, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक। यहाँ पर दो वाक्य दिए हुए हैं, तुम कहोगे दीदी मेला देखने चलेगी, ऐसा हम बोलेंगे क्या, नहीं। परंतु इसमें समुच्चय बोधक क्या है, जोड़ने का काम क्या कर रहा है, तो, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है जिसे हम योजक भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही समुच्चय बोधक के भी भेद दिए हुए हैं, दो भेद बताए गए हैं, इन्हें आप फिर से रीड करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विस्मयादि बोधक, है ना। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए अपने भावों को प्रकट करते हैं, है ना। अपने मन के भावों को उन शब्दों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। जैसे आश्चर्यजनक बातें हो गई, है ना, शॉकिंग न्यूज, शोक, है ना, दुख वाली, गुस्से वाली, घृणा, है ना, घिन वाली भाव, खुशी, प्रसन्नता, है ना। इन्हें व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, है ना। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल शाबाश, परीक्षा में क्या अंक पाए हैं। तो ये शाबाश शब्द क्या है, यहाँ पर प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए। और इसके बाद देखिए एक ऐसा ये पूर्ण विराम और उसके नीचे एक डॉट लग रहा है ना, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छी, कितनी दुर्गंध है। तो छी शब्द क्या है, यहाँ पर घृणा, क्या है ये, घृणा है ना। जैसे आप रास्ते से गुजरते हैं तो नालियाँ या फिर नाले वगैरह पड़ते हैं ना, तो गंदगी रहती है वहाँ पर। तो यदि आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको एक दुर्गंध आती है ना, तो आप बोलते हैं छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है, बोलते हैं ना। तो ये क्या है, छी मतलब आपको वहाँ से घिन आ रही है ना, घृणा हो रही है, इसलिए आप उस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये छी शब्द क्या है, यहाँ पर घृणा, मतलब किस भाव को बता रहा है कि आपको वह अच्छा नहीं लग रहा है, घृणा है ना। फिर नेक्स्ट है थर्ड में हाय, मलेरिया से कितने परिवार उजड़ गए, है ना। तो ये दुख व्यक्त कर रहा है इसमें, है ना, कि मलेरिया से कितने लोग मर गए, हाय, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर एक भाव व्यक्त कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पर विस्मयादि भाव और शब्द दिए हुए हैं ना, कि भाव क्या क्या होते हैं और उनके लिए शब्द कौन कौन से होते हैं। ये आप पढ़िएगा, इसे सुनाओ यार होमवर्क स्टूडेंट्स। ओके, आप इन्हें पढ़िएगा कि कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं जब हमारे अंदर इस प्रकार के भाव होते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसकी एक्सरसाइज जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आपका होमवर्क है, आप फिर से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और जो उसके भी भेद दिए गए हैं 4 भेदों के, तो आप उन्हें अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।